नमस्कार नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हम लोग क्या करते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। वो लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब हम देखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक कनेक्टेड सिस्टम है, मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक सेल के अंदर पाया जाता है वैसे। और अभी तक जो हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल था वो उसकी बाउंड्री में पाई जाती है, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। ठीक है, सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल रिजिड होती है, यही उसमें कॉमन डिफरेंसेस थे। अब हम देखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के भी 4 पार्ट होते हैं। पहले होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हो जाए गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, फिर होता है वैक्यूल। उसके बाद हम लोग फर्दर उनके बारे में पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोला, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये अंदर वाली मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। पहले ये हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, ऐसे जुड़ी होती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ वाला लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है, जो इस प्रकार से है। अब देखेंगे हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। 4 ऑर्गेनेल विच आर कनेक्टेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है ना उसमें पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। और ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटरकन्वर्टेड मतलब कनेक्टेड है ये आपस में, ऐसा नहीं है कि अलग है। जैसे पहले हमारे पास ई आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उससे क्या बन जाएगा, उसके बाद आता है हमारे पास गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद आता है हमारे पास लाइसोसोम, फिर आता है हमारे पास वैक्यूल। ये तीनों चारों स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है ये आपस में। ठीक है, फिर जो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। फिर है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जबकि जैसे न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो कैसे होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जबकि एंडोप्लाज्मिक क्या है हमारे पास, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। ई आर अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला था मैंने, जो ई आर था ना वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होती है, यहाँ से निकलती है। कहाँ पे, एक्सटेंड अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी शोड द प्रेजेंस ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम लोगों ने उसके में भी डिटेल पढ़ लिया था। जो सेल मेम्ब्रेन थी हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन में भी क्या था, कब सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की गई थी, मतलब उसके बाद एडवांसमेंट आई ना जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की 1950s के बाद जब एडवांसमेंट आई, तब 1972 में सिंगर और निकोलसन ने उसका मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके टाइम पे ये क्या हुआ था, उससे पहले जब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का वो डिस्कवरी थी, जब क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आई थी 1950s के बाद की बात है ये भी। ठीक है, स्ट्रक्चर इज कैरिड इन साइटोप्लाज्म, और ये किस में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो रफ वाला होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। और स्मूथ वाले में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और स्टेरॉइड और लिपिड्स क्या होते हैं, सिंथेसिस करते हैं। और हमारे पास राइबोसोम के होते हैं, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक अलग होते हैं, यूकैरियोटिक में अलग होते हैं। अभी तक देख लिया था हमने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में देख लिया हम लोगों ने सब कुछ। हाँ, और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मतलब होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और फिर देखेंगे हम दूसरा जो है हमारे पास क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसका नाम क्यों रखा, क्योंकि इसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलो गोल्जी ने करी थी इसकी डिस्कवरी। ठीक है, 1898 में करी थी, 1898 में करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी। ठीक है, ये इसकी डिस्कवरी। इसमें क्या होती है, दे आर मेनी कोसेंट्रिक। इसके पास कैसे होते हैं, कोसेंट्रिक होता है, जैसे ये नहीं होता कोसेंट्रिक, इस टाइप का होता है इसका स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी का इस टाइप का कोसेंट्रिकली होता है इसका स्ट्रक्चर। भले ही आपस में कैसे होती है, कनेक्टेड तो नहीं होती है ये आपस में, है ना, कनेक्टेड तो नहीं होती, लेकिन ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है। एकदम से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन इंटरकनेक्टेड होती है। मतलब इसके बाद यहाँ जाएगा कुछ चीज़ प्रोसेसिंग करके, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, जैसे प्रोटीन आएगा ऊपर से प्रोसेसिंग कर करके इधर क्या होगा, ये आगे आगे जाते रहेगा। और इस फेज को बोल देंगे फॉर्मिंग फेज, या सिस फेज, या कॉन्वेक्स फेज। कॉन्वेक्स फेज तो हम लोगों ने जैसे फिजिक्स में पढ़ा था,
अगर हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये वाला जो फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता, और जो ये वाला फेस होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव फेस। ठीक है, कॉन्वेक्स फेस को हमारे पास फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, और ये बीच वाला होता है उसको मेडियन गोल्जी बोलते हैं, और जो ये आगे वाला होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव फेस, या केव टाइप की बन रही गुफा टाइप के अंदर के लिए। ठीक है, इसलिए इसका नाम कॉनकेव होगा, या मैच्योरिंग या ट्रांसफेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम ये कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जो गोल्जी बॉडी होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसी थी हमारे पास, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था, है ना। और इसका भी क्या होता है कि ये भी कहाँ से अराइज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता था हमारे पास, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो था इससे पहले, ऐसे में तो था, इसी से जुड़ा तो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर उसके बाद है नोट है हमारे पास, गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन आरबीसी। जो गोल्जी बॉडी किस किस में नहीं पाई जाती, एक तो आरबीसी में नहीं पाई जाएगी, और मैच्योर आरबीसी में नहीं पाई जाएगी, सीव ट्यूब में नहीं पाई जाएगी, और मैच्योर स्पर्म में नहीं पाई जाएगी। जैसे ह्यूमन स्पर्म में भी आरबीसी नहीं पाई जाएगी, वो गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाएगी, और आरबीसी भी नहीं पाई जाएगी। फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का, फंक्शन है हमारे पास पहले प्रोसेसिंग करना। जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से होता है उससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा फिर वो क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, और फिर उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से गोल्जी बॉडी के थ्रू आगे जाते रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रोसेसिंग का काम भी करता है, पैकेजिंग का काम भी करता है, और डिलीवरी का काम भी करता है। ये अलग अलग टारगेट्स में लेके जाता है, इंट्रासेलुलर भी लेके जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी लेके जाता है। यही हमारे पास गोल्जी बॉडी के बारे में है सब कुछ। पहले देख लिया था हम लोगों ने क्या, गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बारे में हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था, और इसके बाद हम लोग एक साथ सब स्ट्रक्चर देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम, इनको कनेक्टेड देखेंगे कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। पहले हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं, दो के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी तो बोलते हैं लाइसोसोम के, और लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, हाँ वो क्या रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम रहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, सॉरी हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, और जो लाइसोसोम रहता है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। ठीक है, और जो लाइसोसोम होता है ना वो ट्रांसफेस से अराइज होता है, किसके, गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस से, क्योंकि जो सबसे नीचे वाला फेस था वो जो कॉनकेव वाला फेस था वो क्या था, ट्रांसफेस था, और वो मैच्योरिंग फेस भी था, और उससे मिलकर बनता है क्या हमारे पास, लाइसोसोम। और कुछ जो गोल्जी बॉडी होते हैं ना, गोल्जी बॉडी होते हैं वो भी लाइसोसोम की तरह एक्ट करते हैं कुछ कुछ। ठीक है, फिर अब देखेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का भी। ठीक है, अराइज फ्रॉम द ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी, अराइज फ्रॉम द ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी, ट्रांसफेज बोलो उसको, या मैच्योरिंग फेज बोलो, या कॉनकेव फेज बोलो। ठीक है, सबके एक ही नाम है, अलग अलग नाम है, एक के अलग अलग नाम है। ठीक है, सम ऑफ द गोल्जियन वैक्यूल्स एक्ट एज लाइसोसोम। जो गोल्जियन वैक्यूल होते हैं ना, जो गोल्जियन वैक्यूल थे उनको क्या बोलते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, लाइसोसोम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ गोल्जी वैक्यूल है ना। फिर देखिए हम उसके बाद, लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है ना वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमारे पास कैसा एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। विच वर्क एक्ट एसिडिक पीएच, ये किस में काम कर सकता है, जब हमारी लाइसोसोम में एसिडिक पीएच, एसिडिक होगा ना पीएच, तभी ये काम करता है, इस तभी एक्ट करता है क्या, लाइसोसोम, जब एसिडिक पीएच होगा। ठीक है, उसका मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। फिर अब देखेंगे हम जो एंजाइम होते हैं ना लाइसोसोम में, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। अमाइलेज, अमाइलेज से आप याद रखना, अमाइलेज का मतलब होता है स्टार्च। ठीक है, और लाइपेज का मतलब होता है लिपिड, और प्रोटीएज का मतलब होता है प्रोटीन, न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो अमाइलेज होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम, और लाइपेज किसको वो करता है, तोड़ता है, हाँ वो करता है लिपिड को, और जो प्रोटीएस होता है ये किसको तोड़ने का, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, और न्यूक्लियस किसको तोड़ने का काम करता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये इसके काम थे। और अब देखेंगे हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ऐसा होता है, इसमें ये साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं, H+। H+ क्या होता है हमारे पास, एक एसिडिक होता है ना, प्लस ग्रुप क्या होता है, जो प्लस देता है वो एसिडिक ग्रुप होता है, और इसके पास क्या होता है, मीडियम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइसोसोम का पूरा स्ट्रक्चर है। फिर अब पढ़ेंगे हम वैक्यूल के बारे में, अभी तक पढ़ लिया था हम लोगों ने इसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। जो वैक्यूल होता है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और वैक्यूल भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेब वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और सेब वैक्यूल प्लांट में पाया जाता है, फूड वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है, जैसे कि हमारे पास पैरामीशियम हो गया,
और क्या हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है। सेल वैक्यूल प्लांट में पाया जाता है, वो भी कौन से प्लांट में पाया जाता है, मैच्योर प्लांट में पाया जाता है। जो मैच्योर प्लांट में ये किस चीज़ में काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी करता है कुछ कुछ काम। और जो सेल वैक्यूल होता है ना, ये करीबन 90% पाया जाता है प्लांट में। इसीलिए जो प्लांट में अगर हम कंपैरिजन देखते हैं एनिमल्स सेल और प्लांट सेल, जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है और सेंट्रल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल कैसे होता है, छोटा होता है बिल्कुल ही, ठीक है। और जो प्लांट सेल में होता है वैक्यूल वो बड़ा होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम सेल वैक्यूल के बारे में। इनमेच्योर मेम्ब्रेन प्लांट में पाया जाता है ये सबसे पहले। फिर होता है वैक्यूल कवर 90%, प्लांट का 90% कवर करता है, ठीक है। ये सेल वैक्यूल वैक्यूल से लार्जली डिसाइड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या डिसाइड करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मतलब ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या जानते हैं, किसी चीज़ के बीच में क्या, हाँ, वो ग्रेडियंट वो करना, हाँ, बनाए रखना, किसी चीज़ का ग्रेडियंट बनाए रखना। अब देखना, जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन वैक्यूल होता है ना वो ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन साइटोप्लाज्म। अब देखेंगे हम एक सेल का स्ट्रक्चर, यहाँ तो जगह नहीं है, एक ही सेल है और ये वैक्यूल है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कम आयन है, यहाँ ज़्यादा आयन्स है, मतलब वैक्यूल में ज़्यादा आयन्स पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में कैसे आयन पाए जाते हैं, कम आयन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी जब वैक्यूल से साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में जाना होता है ना, तो हम लोगों को क्या लगानी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एक्टिव एनर्जी या एक्टिव एनर्जी बोलते हैं। मतलब उस चीज़ के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है। एक तो पैसिव होती है, एक एक्टिव होती है। पैसिव तो नॉर्मली होती है, जबकि एक्टिव के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर देखना, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन वैक्यूल से वैक्यूल में ज़्यादा पाए जाते हैं, किससे, साइटोप्लाज्म की अपेक्षा, ठीक है। When ions move from the cytoplasm to vacuole, this is the एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। शायद आपको बढ़िया से यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और आपको मैं नोट्स किस में प्रोवाइड कर दूंगी, अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं उसमें दे दूंगी, वीडियो के कमेंट में, तो आप देख लेना। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस ये किस में हेल्प करता है, आयंस पम्प्ड इज प्रेजेंट इन टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं, जो वैक्यूल होती है ना उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है ना उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और उसमें क्या पाए जाते हैं, वो आयंस पंप पाए जाते हैं, जिससे इनका क्या हो, आदान प्रदान हो इन आयनों का, ठीक है। फिर देखेंगे हम फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और ये अमीबा क्या है, प्रोटिस्टिन है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टिन है, जबकि यूनिसेलुलर है ना। और इसके पास क्या होता है, सिर्फ यूनिसेलुलर तो होता है अमीबा, तो इसके पास क्या काम होता है, एक ही सेल सारा काम करती है। इसीलिए यहाँ जो फूड वैक्यूल होता है ना, ये कैसे होता है, अमीबा में पाया जाता है। और ये फूड वैक्यूल ही अपना खाना कैप्चर करता है। और ये अमीबा का एक ही सेल सारा काम करता है, एक्सक्रीशन, फूड लेने का, डाइजेशन, सब काम क्या करता है, अमीबा अकेले एक सेल करता है अमीबा में, ठीक है। फिर देखेंगे हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से तो आप वैसे समझ ही गए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है। फंक्शन लाइक किडनी, ये कैसा फंक्शनाइज करता है, किडनी की तरह फंक्शन करता है। और किडनी की तरह फंक्शन क्यों करता है, अगर हमसे पूछेंगे किडनी का क्या काम है, तो हम बोलेंगे कि भाई किडनी का काम है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन के साथ दूसरा क्या काम है किडनी का, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्यों होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आयनिक बैलेंस हो हमारी बॉडी में, ठीक है। ये काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। वैसे जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ना, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। और ये भी किस में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्टिन में पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम और यूग्लिना हो गया इसका एग्जाम्पल, है ना। अब है हमारे पास गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल अलग ही होता है। गैस वैक्यूल हम लोगों ने प्रोक्योरेटिक में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। गैस वैक्यूल कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसको सूडो वैक्यूल बोलते हैं। और जो गैस वैक्यूल होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, वायुन से प्रोवाइड करता है, ये हल्कापन करता है। और ये ब्लू पर्पल बैक्टीरिया और सर्पल पर्पल बैक्टीरिया में शायद पाया जाता है, ठीक है। मुझे कंफर्म तो याद नहीं है ढंग से, पर हाँ इनमें ही पाया जाता है। फिर अब देखेंगे हम पूरा स्ट्रक्चर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। अभी तक तो हम लोगों ने बारी बारी से सब पढ़ लिए थे, ये क्या हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर ये होती है हमारे पास गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये होता है हमारे पास लाइसोसोम, ये होता है हमारे पास वैक्यूल, ठीक है। लिखा तो हम लोगों ने पहले लिख रखा सब कुछ, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ लिखा और मैं आपको समझा देती हूँ, है ना। ये सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की ऐसा होगा एक न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होगा,
तो न्यूक्लियस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़ा होता है लाइसोसोम, ठीक है। ऐसा जुड़ा होता है क्या, लाइसोसोम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब जुड़ा होगा ऐसा इससे, ठीक है। और इसके नज़दीक क्या जुड़ा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है किसके, सेल में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बगल में, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। और यहाँ से प्रोटीन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ तक चल के आएगी प्रोटीन, यहाँ इसकी प्रोसेसिंग हो रही है और पैकेजिंग हो रही है, फिर यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसका प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा ना तो प्रोटीएज एंजाइम से ये टूट जाएगी, ठीक है। और ये प्रोटीएज एंजाइम से ये फिर टारगेट सेल तक ले जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दो टारगेट सेलों तक लेके जाती है, ठीक है। ये हाँ गोल्जी बॉडी है ना। फिर देखेंगे हम और ये बनाती है, जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये बनाती है एससीआर। एससीआर मतलब लिपिड का सिक्रेशन करती है और स्टेरॉयडल हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है, सिंथेसिस करती है एससीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास उसके बाद आता है हमारे पास गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है, और ये टारगेट सेल तक लेके जाती है, ये डिलीवरी करती है टारगेट सेल तक किसी भी उस चीज़ का, या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन को या ग्लाइकोलिपिड को, ठीक है। और ये सिक्रेशन कराएगी ग्लाइको, इनसे प्रोसेसिंग हो रही ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की, ठीक है। फिर जब इनकी सिक्रेशन हो रही है तो कुछ यहाँ क्या होता है, टूट जाएगी हाइड्रोक्लोरिक कैसे उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम में। और वैक्यूल में कैसे एंजाइम पाया, लाइसोसोम में कैसे एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम करेंगे किस चीज़ में, ये एक्शन करते हैं जब क्या होगी, पीएच ज़्यादा होगा, मतलब जो पीएच होगा ना, एसिडिक पीएच ज़्यादा होगा, मतलब पीएच कम होगा, और जब पीएच कम होता है उसको बोलते हैं एसिडिक होता है, ठीक है। तभी एक्ट करता है ये, है ना, लाइसोसोम। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइसोसोम के पार्ट पढ़ लिया था वैक्यूल। वैक्यूल के भी 3 प्रकार थे, जो सेब वैक्यूल था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। फिर एक हम लोगों ने एडिशनल वैक्यूल पढ़ा जो हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ लिया था, हाँ, गैस वैक्यूल, जो क्या काम करता है, बायोन्सी में काम करता है, ठीक है। और वो सूडो वैक्यूल है। ये इसका पूरा डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, मुझे तो लगता तो है आ गया होगा समझ। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बता देना, फिर मैं उस प्रकार से आपको दोबारा समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो कमेंट में बता देना। बाय बाय।